प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, हम 12th क्लास की फिजिक्स में जो खंड क्या हमारा चल रहा था बच्चों, उसमें हमारे यूनिट नंबर 1 के अंदर जो चैप्टर नंबर आपका 10 जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपका तरंग प्रकाश की जा रहा है बच्चों। आज हमारा जो लेक्चर चलने वाला है इसमें लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम व्यतिकरण के बारे में हमने पढ़ा था और उससे फ्रिंज के बारे में बताया था कि व्यतिकरण की फ्रिंज जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती है वो कैसे बनती हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका, आज हम पढ़ेंगे विवर्तन के बारे में कि विवर्तन क्या होता है। तो नॉर्मली क्या है कि जब प्रकाश किनारों से मुड़ता है उस घटना को यहाँ पे बच्चों विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, विवर्तन क्या है। विवर्तन, यदि हम अपने घर के किसी भीतरी कमरे में बैठे हों और बाहर सड़क पर कोई बैंड बज रहा हो तो हमें बैंड की ध्वनि सुनाई पड़ती है या पड़ जाती है ना। इसी प्रकार यदि हम किसी दीवार के एक ओर खड़े हों तो दीवार के दूसरी ओर खड़ा कोई व्यक्ति हमें पुकारता है तो हमें उसकी भी बच्चों आवाज आ जाती है, ठीक है। तो हम उसकी आवाज आ जाती है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में आने वाले अवरोध जैसे दीवार, दरवाजे, खिड़कियों आदि के किनारों पर मुड़कर उनके पीछे की ओर निकल जाती है, ठीक है। उनके किनारों से मुड़कर वो पीछे की तरफ निकल जाती है, जिससे हमें आवाज हमें सुनाई देती है, ठीक है। तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों के किनारों पर मुड़ जाना ही बच्चों कहलाता है। घटना क्या कहलाती है? विवर्तन। यानी कि प्रकाश का भी इसी तरीके से, जिस तरीके से ध्वनि अपने आने वाले जो अवरोध उत्पन्न होता है, यहाँ पे अवरोध जो आता है उसके किनारों से मुड़कर पीछे की तरफ निकल जाती है, उसी तरीके से प्रकाश भी किनारों से थोड़ा सा तिरछा मुड़ जाता है, जिस घटना को यहाँ पे बच्चों विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विवर्तन की व्याख्या अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो तरंगों के बारे में हम पढ़ते हैं कि हम जान चुके हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। जैसे आपका समतल तरंगार्क होगा बच्चों ये, और उसके सामने एक गोली तरंगार उत्पन्न होगा। गोली तरंगार कैसे होगा? मान लेते हैं कि आपके पास में जो गत्ता आपके पास में लगा हुआ है ये वाला, जैसे आप यहाँ से देखें डॉट से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके पास में एक गत्ता होगा ये वाला, ऊपर से जाते हैं तो ये डॉट वाला आपका गत्ता होगा, और यहाँ से जब समतल प्रकाश आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे एक होल आपको नजर आएगा, ये वाला छोटा सा होल नजर आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो समतल प्रकाश होगा वो इस गत्ते से परावर्तित पीछे की तरफ हो जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन इस गोलीय भाग से प्रकाश आगे की तरफ मुड़ेगा। और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार यहाँ जो होल आपको नजर आ रहा है ये एक नए तरंग प्रकाश स्रोत का कार्य करेगा, जिससे नई तरंगें चलेंगी और वो गोलीय रूप में चलती हैं, जिससे यहाँ पे जो तरंगार्क बनेगा वो गोलीय तरंगार्क आपका बच्चों बन जाता है, ठीक है। तरंगों का एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा विवर्तन की व्याख्या चित्र 19 में हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चित्र में एक समतल तरंगार्क एक गत्ते पर बने छिद्र की ओर बढ़ रहा है ना। तरंगार्क का अधिकांश भाग गत्ते से परावर्तित होकर लौट जाता है। जो होल से ऊपर वाला होगा, जो येलो वाला आपको दिखा रखा है बच्चों, यहाँ पर परावर्तित होकर लौट जाता है तथा बीच का भाग छिद्र में से होकर गुजरता है। जैसे ही छिद्र पर पहुंचता है तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार छिद्र नवीन तरंग स्रोत का कार्य करता है ना, और इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। इन द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल आपतित तरंगार्क की चाल के बराबर होती है। एक समांग माध्यम में तरंगार्क सदैव तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। चित्र 19 में आपको स्पष्ट रूप से दिखा रखा होगा, ठीक है। गुजरने पर तरंगे केवल सीधी नहीं बल्कि कुछ मुड़ जाती हैं, है ना, और यही तरंगों का बच्चों कहलाता है विवर्तन। लेकिन हम बच्चों यहाँ पढ़ने वाले प्रकाश के विवर्तन। तो देखिए बच्चों इसमें हो क्या रहा है। अब ऐसे हम यहाँ पर मान के चलेते हैं कि हमारे पास में एक प्रकाश स्रोत है ऐसे, यहाँ पर जो आपके पास में ये बच्चों ये वाला है, ये आपके पास में एक प्रकाश स्रोत है ना, जिसके आगे आपने एक प्लेट या एक अवरोध लगा रखा है। ए भी आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपने लगा रखा है अवरोध, ये भी आपने एक अवरोध लगा रखा है बच्चों यहाँ पे, ये वाला इस तरह का, ठीक है। और जैसे ही प्रकाश इसके किनारों पर जाके टकराता है तो किनारों से और आगे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, आगे फैल जाता है, आगे मुड़ जाता है। इस घटना को बच्चों यहाँ पर कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। ये घटना ही बच्चों आपके क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। यहाँ पे एक पर्दा आपको देखने के लिए दिखा रखा है, वाई और वाई डैश, ठीक है, जिससे
चलकर प्रकाश इसके मार्ग में स्थित एक अवरोध, अवरोध यानी कि AB पर आपतित होता है। AB का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है। इसके आगे एक पर्दा y डैश एक पर्दा रखा हुआ है। इस पर्दे पर A डैश B डैश भाग में, A डैश B डैश भाग में, ये जो आपको देख पा रहे होंगे A डैश B डैश भाग में AB की ज्यामितीय छाया बनती है। A डैश से ऊपर और B डैश से नीचे एक समान प्रदीपन उत्पन्न होता है, परंतु A डैश B डैश भाग में कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। ठीक है, कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। A डैश से ऊपर तथा B डैश के नीचे का कुछ दूरी तक दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये जो घटना होता है ना प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ जाने की घटना, नॉर्मली यही घटना आपकी कहलाती है बच्चों, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक, अगर यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई तो आगे चल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विवर्तन किस तरह का होता है, तो नॉर्मली यहाँ पे विवर्तन दो प्रकार का बताया गया है। ठीक है, नंबर एक अगर हम बात करें बच्चों फ्रेनेल विवर्तन, ये फ्रेनेल विवर्तन किस प्रकार का हो गया, किस तरह का होता है। तो यदि रेखा छिद्र आपके पास में हो और अवरोधक जो है प्रकाश स्रोत से या पर्दा परिमित दूरी पर हो, यानी कि जो पर्दा आपके पास में, जैसे आपके पास में एक स्रोत है यहाँ पर और ये एक रेखा छिद्र आपको हो गया, यहाँ से प्रकाश मुड़ रहा है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा। ठीक है, और पर्दा एक सीमित लंबाई पर हो, सीमित दूरी पर हो, जिसकी हम लंबाई यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसा परिमित दूरी पर हो। ठीक है, तो उस केस में जो यहाँ पर विवर्तन बच्चों होगा, उस विवर्तन को कहा जाता है फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि रेखा छिद्र से यदि पर्दा आपका एक परिमित लंबाई, एक सीमित लंबाई पर स्थित होता है, जहां पर आपको दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होने वाली होंगी, तो उस केस में वहां पर होने वाले विवर्तन को कहा जाता है फ्रेनेल विवर्तन। ठीक है, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन ये कहाँ कहा जाएगा, जब प्रकाश स्रोत से आपका जो पर्दा होगा वो अनंत दूरी पर स्थित हो, तो उस केस में वहां पर होने वाले विवर्तन को बच्चों कहा जाता है फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि जैसा आप देख पा रहे होंगे आपके पास में एक प्रकाश स्रोत होगा, यहाँ पे एक लेंस लगा रखा है, जो कि प्रकाश स्रोत से जब एक लेंस लगा दे तो लेंस, तो इससे प्रकाश किरणें जो निकलने वाली होंगी, इसके फोकस पर अगर प्रकाश स्रोत का मान लिया जाता है, तो ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश, ये जो लेंस आपका प्रकाश किरणों को समतल यानी कि अक्ष के समांतर बना देगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे समांतर किरणें निकलती हैं और यहाँ पे एक रेखा छिद्र आप देख पा रहे होंगे, इस रेखा छिद्र से प्रकाश किरणें सीधी निकलती है। यहाँ पे एक लेंस होता है जो समांतर आने वाली किरणों को किसी ना किसी बिंदु पर फोकस कर देता है। ये यहाँ पर इसने इसको फोकस कर दिया है। ठीक है, जिससे यहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें आपको प्राप्त यहाँ पर होने वाली होंगी। तो दो तरह के विवर्तन में आपको बस ये ध्यान रखना है, यदि पर्दा आपका, ये जो पर्दा आपका है वो अनंत पर स्थित है, तो उस केस में वहां पर होने वाले विवर्तन को बच्चों फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। और यदि आपका परिमित लंबाई सीमित लंबाई पर है, तो वहां पर होने वाले विवर्तन को बच्चों फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल के देखते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पे निकल के आएगा आपका। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एकल झिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन। अब प्रकाश का विवर्तन किस तरीके से आपको देखना होगा बच्चों, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि आपके पास में एक लैंप है जिससे प्रकाश किरणें यानी कि प्रकाश चारों तरफ फैलता है। ठीक है, और रेखा छिद्र के लिए आपने जो एक बायोलॉजिकल लैब में एक स्लाइड होती है, उस पर काले रंग का पेंट करके ब्लेड से एक बारीक सी लकीर खींच दी जाती है, जिससे आप उसको देखते हैं, इसको बोलते हैं रेखा छिद्र। बहुत बारीक सी महीन सी है ना। प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए हमें अवरोध का आकार अति सूक्ष्म लेना होगा। अवरोध यानी कि जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजी लैब में जो स्लाइड होती है, ठीक है, उस पर आपको काले रंग का पेंट करके हल्के से ब्लेड से एक लाइन खुरच देनी है। ठीक है, रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रदर्शन सुगमता से किया जाता है। इसके लिए एक और काली की गई जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी लैब में है ना, जीव विज्ञान स्लाइड पर, स्लाइड जो कांच की पट्टी सी होती है, एक बारीक रेखा छिद्र झिरी, ठीक है, खुरचते हैं। अब इसके द्वारा कुछ मीटर पर रखे एक वैद्युत लैंप के सरल रेखीय फिलामेंट को देखते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट को देखने पर हमें बच्चों क्या महसूस होगा, क्या हमें नजर आता है, तो फिलामेंट को देखने पर हमें क्या मिलता है बच्चों कि बीच में हमको ब्राइट ब्राइट आपको रोशनी मिलेगी। उसके फिर जैसे जैसे आप लेफ्ट और राइट को बढ़ेंगे तो आपको वो फिलामेंट की जो ब्राइटनेस होगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और डार्कनेस जो है बच्चों वो बढ़ने लगेगी। देखिए जो बीच का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये ज्यादा ब्राइटनेस है, फिर कम हुई ब्राइटनेस, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, और डार्कनेस यहाँ पे बहुत कम थी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पर और ज्यादा होने लगती है। ठीक है, स्मरण रहे कि प्रयोग की सफलता के इस बात पर निर्भर करती है
कि रेखा छिद्र कितनी बारीक है। तो आपको यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से, जब आप अपना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें काले रंग की जो स्लाइड होगी उससे बहुत बारीक सी लाइन एक खींचनी है, तो उसके लिए आप ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फिलामेंट के समांतर है या नहीं है ऐसा करने पर दृश्य क्षेत्र में एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, ये वाली है ना, श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, जिसके दोनों ओर 3-4 रंगीन परंतु कम चौड़ी पट्टियां, ये वाली, ठीक है, बैंड होते हैं, जिनकी तीव्रता चौड़ी पट्टी से दूर बढ़ने पर घटती जाती है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे रोशनी कम होती चली जा रही है बच्चों, बाद में अंधेरा आपका छाया रहेगा। यह रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, तो उस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये काम होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे तो अब आगे चलने पर बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपने एक प्रकाश स्रोत लिया है, प्रकाश स्रोत मान लेते हैं कि एस होगा, इसके आगे आपने एक लेंस L1 लगाया है। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश किरणें जब चलती हैं तो L1 जो लेंस आपका होगा वो प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। उसके आगे आपने एक पर्दा लगा रखा है AB, ठीक है, और इसके आगे आपने एक लेंस को लगा रखा है L2, ये जो आप देख पा रहे होंगे लेंस L1 और L2, ठीक। उसके आगे आपने एक पर्दा लगाया आपने XY, ठीक, जिसकी इस पर्दे AB से जो दूरी रहेगी वो कैपिटल D रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखें, एक पतली झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रारूप चित्र पर्दे पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था चित्र 25 में दिखाई गई है ना। चित्र में S एक बिंदुवत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। यह लेंस L1 के प्रथम फोकस, चूंकि फोकस पर होगा प्रकाश स्रोत, तभी तो वो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद समांतर कर पाएगा। ठीक है, फोकस पर है, S से चली प्रकाश किरणें L1 से अपवर्तन के पश्चात समांतर किरण पुंज के रूप में निकलती हैं। इस लेंस L1 के सामने एक लंबी संकीर्ण सिल्ट AB आप देख पा रहे होंगे, बहुत बारीक से जो हमने बताया था अभी आपको, एक सिल्ट AB रखी है, जिस पर उत्तल लेंस L1 से निकलने वाला प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज लंबवत आपतित होता है। सिल्ट की चौड़ाई स्मॉल e, अब अगर यहाँ से देखें तो AB होगा, उसकी जो चौड़ाई होगी बच्चों वो आपकी स्मॉल e आपको यहाँ पर दिखा रखी है, स्मॉल e है। जैसे ही यह प्रकाश पुंज सिल्ट पर आपतित होता है तो हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधित द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार तरंगार का प्रत्येक बिंदु नए तरंग उत्पादक स्रोत का कार्य करता है तथा इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। इन विवर्तित तरंगिकाओं को लेंस L2 द्वारा पर्दे XY पर फोकस कर लिया जाता है। कि अगर हम एक लेंस ले बड़ी फोकस दूरी का, आप देख पाए होंगे बच्चों यहाँ पे ये जो लेंस आपका लगा हुआ है ये बड़ा है फोकस दूरी का और ये छोटी फोकस दूरी का, तो जब बड़े फोकस दूरी का लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी भी ज्यादा होगी, जिस वजह से यहाँ पर ये इसको फोकस कर पा रहा होगा। ठीक है, इस लेंस के माध्यम से L2 लेंस के माध्यम से प्रकाश को फोकस किया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि L2 लेंस के फोकस पर ही ये पर्दा आपका XY लगा रखा होगा। फोकस पर फोकस कर लिया जाता है। सिल्ट से एक नियत कोण पर विवर्तित सभी किरणें पर्दे के एक बिंदु पर फोकस होती हैं। इस प्रकार पर्दे पर विवर्तित प्रारूप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। तो जैसे अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्रारूप किस तरीके से प्राप्त हो रहा है, तो आगे देखेंगे व्याख्या में। अगर यहाँ पर जो तरंगिकाएं θ0 कोण पर विवर्तित होकर पर्दे के केंद्रीय भाग O पर अध्यारोपित होती हैं, केंद्रीय भाग O पर, इस वाले पॉइंट पर जब θ बराबर 0 डिग्री रहा होगा, ठीक है, अध्यारोपित होती हैं, तो वे सभी समान कला में होती हैं, अर्थात उनके बीच में कलांतर कितना होगा बच्चों, जब समान कला में होंगी 0 डिग्री होगा, यानी 0 होता है। इसलिए पर्दे O पर एक दीप्त फ्रिंज यानी कि बैंड प्राप्त होता है। यह एक चौड़ी पट्टी होती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये वाली जो चौड़ी पट्टी आपको मिलेगी केंद्रीय फ्रिंज पे। इस बैंड को मुख्य उच्चिष्ट यानी कि इसको बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट, है ना, प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। इसके केंद्रीय बैंड के दोनों ओर, यानी कि आगे जब चलेंगे तो दोनों धीरे धीरे ये वैल्यू घटती चली जाती है और डार्कनेस आपकी बढ़ती चली जाती है की ओर, घटती हुई तीव्रता के अदीप्त व दीप्त बैंड एकांत क्रम में बनने लगते हैं। इस प्रकार पर्दे पर प्राप्त दीप्त व अदीप्त बैंडों का यह प्रारूप विवर्तन प्रारूप कहलाता है। ठीक है, रेखा छिद्र जितनी कम चौड़ाई का होता है, रेखा छिद्र जितना कम चौड़ाई का होता है उसका विवर्तन प्रारूप उतना ही अधिक फैला हुआ होता है। ठीक है, तथा केंद्रीय बैंड, है ना,
पट्टी उतनी ही अधिक चौड़ी की होती है। चित्र 26 में आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि बीच में आपका भाग जो होगा वो दीप्त वाला होगा, बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको डार्कनेस आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक बात क्लियर है आपकी तो आगे चलते हैं। जैसे तो देखिए भैया, निम्नलिखितों के लिए अब निम्नलिखित किस तरीके से आपको प्राप्त होंगे, अगर आपको यहाँ पर ये बात समझनी है तो आपको एक बात यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए बच्चों, अगर देखें यहाँ पर आप तो कि आपको किस तरीके से यहाँ पे निम्नलिखित आपको प्राप्त होंगे। तो जैसे भी आपको बताया यहाँ पर कि एक फ्रिंज आपको बनती है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे बच्चों देख पा रहे होंगे, ये आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है थीटा एंगल पर, और ये आपको तीव्रता के बारे में आपको बताता है ये वाला, है ना, ये आपको तीव्रता बता रहा है। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो ये इसके बीच में जो प्रकाश आपका जा रहा है ये वाला, ये केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में होगा, ये केंद्रीय उच्चिष्ट के बारे में होगा। यहाँ पे बीच में ब्राइटनेस आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ब्राइटनेस आपकी कम होने लगती है। तो जो पहला पॉइंट आपको यहाँ मिलता है उसको बोलते हैं प्रथम निम्नलिखित, है ना। फिर ब्राइटनेस के बाद जो दूसरा आपको पॉइंट यहाँ मिलेगा उसको बोलते हैं द्वितीय निम्नलिखित, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको यहाँ मिलेगा उसको बोलते हैं तीसरा बोला जाएगा उसको तृतीय निम्नलिखित, ठीक है। तो प्रथम निम्नलिखित या द्वितीय निम्नलिखित, है ना। तो प्रथम निम्नलिखित और द्वितीय निम्नलिखित के बीच में जो कुछ चमकीला प्रकाश आपको मिलता है ये वाला, यानी कि आपको जिस तरीके से प्रकाश यहाँ पे मिलेगा ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों गौण उच्चिष्ट, जिसको प्रथम गौण उच्चिष्ट कहा जाएगा। और बीच वाले भाग को बोला था मुख्य उच्चिष्ट, जो हम बच्चों पीछे हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये है तीव्रता आपकी इंटेंसिटी की, कि यहाँ पर प्रकाश आपका कितना फैला हुआ है, ये वाला जो प्रकाश आपका है, ये प्रकाश चमकीला कितना आपका बना हुआ यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये बात क्लियर हो पा रही है तो उसमें ध्यान से देखेंगे, माना सिल्ट की पर्दे से जो दूरी आपकी वो डी है, डी आपकी दिखा रखी है ये वाली दूरी, ठीक है। सिल्ट की पर्दे से जो दूरी है वो डी है, ठीक है। पर्दे पर कोई बिंदु पी, पी आप देख पाए होंगे बच्चों, ये वाला पॉइंट आपके पास में पी नजर आएगा आपको, ये वाला, ठीक है, पॉइंट पी है, जिस पर थीटा कोण पर विवर्तित तरंगे लेंस L2 द्वारा फोकस कर ली जाती है। कि अगर मान लो कोई तिरछे प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ से इस पर समांतर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसके प्रकाश के केंद्र से मान लो कोई लाइन जा रही तो वो सीधे निकल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फोकस कर ली जाती हैं, ठीक है। थीटा कोण पर, थीटा कोण अगर आप देखें तो ये एंगल आपका जो थीटा जा रहा होगा ये वाला, है ना, ये थीटा एंगल आपका जा रहा है, थीटा कोण पर फोकस कर ली जाती है। सिल्ट के भागों से निकलने वाली तरंगें पी पर समान कला में नहीं होती, इनके बीच में कलांतर होता है। पहुंचने पे यदि निकलते समय वे समान कला में थी तो इसका कारण यह रहा है कि पॉइंट पी पर पहुंचने में वे विभिन्न दूरियां तय करेंगी, ठीक है। अतः पॉइंट पी पर परिणामी तीव्रता इन तरंगिकाओं की तीव्रता के पथांतर पर निर्भर करती है कि पथांतर कितना रहा होगा, इसका कितना नहीं रहा होगा। तो बीपी पर नॉर्मली हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका ज्यादा दूरी चलती है, तो बीपी पर हम इस पे कलम डाल देते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला भाग होगा के, आपको ये जो नजर आ रहा है के, तो बी के जो होगा इसका पथ का अंतर हो जाएगा, यानी कि पथांतर हो जाएगा, ठीक है। बीपी पर लंब ए के डाला गया है, ठीक है, ए के लंब डाला गया है। बिंदु ए से बिंदु बी से, बिंदु ए व बिंदु बी से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं में बी के जो होगा आपका वो पथांतर होगा, बी के जो होगा आपका ये वाला जो हिस्सा होगा आपका वो पथांतर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर त्रिभुज आपका ए के बी, इसमें आपको निकालना है। तो साइन बराबर आपका जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब आपका जाएगा बी के अपॉन में जाएगा कर्ण आपका ए बी, तो बी के को बी के छोड़ दिया, और कर्ण की वैल्यू आपको दिखा रखी है बच्चों यहाँ पे स्मॉल ई, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाली वैल्यू आपकी स्मॉल ई है, आपने यहाँ वैल्यू रख दी है। तो यहाँ से अगर पथांतर निकालते हैं बच्चों तो पथांतर आपका निकल कर जाता है बी के बराबर ई साइन थीटा,
ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों आगे इसमें क्या रहा होगा। यदि यह पथांतर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमड़ा के बराबर हो, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमड़ा के बराबर हो, तो बिंदु P पर तीव्रता न्यूनतम होगी। इसका कारण यह है कि शील्ड AB पर आपतित समतल तरंगार्घ AB को दो बराबर भागों में, बराबर भाग यानी कि CA और CB में विभाजित किया हुआ माना जा सकता है। जब A व B से निकलती द्वितीयक तरंगिकाएं पथांतर लेमड़ा है, तो A व C पॉइंट A ये वाला और पॉइंट C ये वाला, ठीक है, से निकली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर लेमड़ा बाई 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार C व B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच में जो पथांतर होगा वो भी लेमड़ा बाई 2 होगा। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से मान लें कि ये आपका पथांतर लेमड़ा रहा होगा, तो आधे वाले भाग का जो पथांतर बच्चों रहा होगा यहाँ पे वाला, वो पथांतर आपका लेमड़ा बाई 2 रहा होगा, लेमड़ा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेमड़ा बाई 2 रहा होगा पथांतर। ठीक, इस प्रकार ऊपरी आधे भाग CA में प्रत्येक बिंदु के लिए निचले आधे भाग CB में एक संगत बिंदु होता है, तथा इन बिंदुओं पर देखिए बच्चों क्या होता है, इन बिंदुओं से निकली तरंगिकाओं के बीच पथांतर लेमड़ा बाई 2 ही होगा। अतः ये सभी तरंगे पॉइंट P पर अध्यारोपण के पश्चात अदीप्त बैंड उत्पन्न करेंगी तथा बिंदु P पर न्यूनतम तीव्रता होगी। यह प्रथम निम्नलिखित की स्थिति होगी, यानी कि यहाँ पर आपको अंधेरा मिल जाएगा, डार्कनेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, डार्कनेस बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हाँ बच्चों, तो देखिए क्या होगा। यदि विवर्तित तरंगिकाओं की दिशाएं ऐसी हो कि पथांतर आपका B के बराबर कितना हो, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा हो, तो अन्य अदीप्त बैंड निम्नलिखित प्राप्त होंगे, जिसे प्रथम द्वितीय तृतीय इसको बोला जाएगा, अदीप्त बैंड है ना। इस प्रकार P पर M वे निम्नलिखित के लिए विवर्तन कोण थीटा हो, तो B के बराबर आपका बच्चों क्या जाएगा, M लेमड़ा। ठीक है, और यहाँ पे B के आपके वैल्यू आपको बताया था आपको पीछे कि जो B के आपका निकल कर आ गया था वो E साइन थीटा निकल कर आ गया था, जो पथांतर रहा होगा यहाँ पे, तो B के स्थान पर आप रख देंगे E साइन थीटा बराबर प्लस माइनस M लेमड़ा। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि निम्नलिखित और जो आपके जो निम्नलिखित बनेंगे वो दोनों साइड बनेंगे। ठीक है, जब आपके निम्नलिखित दोनों साइड बनेंगे इसलिए प्लस माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी M की वैल्यू प्लस माइनस 1 करके, चिन्ह का अर्थ होगा कि निम्नलिखित आपके थीटा 0 बराबर 0 से या O पर बनने वाले मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर बनते हैं। ठीक है, यदि आपका ये कोण बहुत छोटा हो तो साइन को यहाँ से हटा के केवल थीटा ले जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी जाएगी बच्चों M लेमड़ा अपॉन स्मॉल e। ठीक है, और समीकरण नंबर इसको 1 और 1 मान लिया जाता है बच्चों। तो उस केस में कोणीय स्थिति के व्यक्त करने के लिए बच्चों यहाँ से थीटा को निकाला जाता है। तो प्रथम निम्नलिखित या द्वितीय निम्नलिखित या तृतीय निम्नलिखित के लिए पहले के लिए 1 रखा जाए तो यहाँ से M खत्म हो जाएगा, फिर जब 2 रखेंगे तो फिर आपका 2 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 3 मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करने में आपकी मदद करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई आपके, तो आगे चल लेते हैं। जैसे आगे कहता है ये गुण उच्चिष्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गुण उच्चिष्ट कहाँ बनेगा बच्चों, पहला निम्नलिखित ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा निम्नलिखित ये वाला हो गया। तो दो निम्नलिखितों के बीच में जो हल्का सा प्रकाश आया, दो निम्नलिखितों के बीच में जो हल्का सा प्रकाश आपको यहाँ मिला है ये वाला बच्चों, ये जो आपको प्रकाश मिला है ये वाला, है ना, ये जो प्रकाश आप देख पा रहे होंगे, इसी को यहाँ पे बोला जाएगा प्रथम गुण उच्चिष्ट। ठीक है, यानी कि दो निम्नलिखितों के बीच में कुछ कम चमकीला जो प्रकाश आपको मिलता है तीव्रता का, उसको बोला जाता है गुण उच्चिष्ट। पहला गुण उच्चिष्ट यानी कि दो निम्नलिखितों के बीच, यानी कि प्रथम निम्नलिखित और द्वितीय निम्नलिखित के बीच में जो मिला आपको प्रकाश, उसको बोला जाएगा प्रथम गुण उच्चिष्ट। ठीक है, और द्वितीय गुण निम्नलिखित व तृतीय निम्नलिखित के बीच में जो कम प्रकाश होगा उसको बोला जाएगा द्वितीय गुण उच्चिष्ट। ठीक है, और ये पॉइंट हो के केंद्रीय भाग के दोनों साइड जो प्रकाश आपको मिल रहा है इसको बोला जाता है मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, तो अगर यहां तक बात क्लियर हो जाती है बच्चों आपके, तो दो क्रमागत निम्नलिखितों के बीच में कुछ
प्रकाश पहुंचता है जिसके कारण अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौण उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए बच्चों आपके। चलिए पॉइंट पी पर, पॉइंट पी आपको यहाँ पर ये वाला आपको दिखाई रखा है बच्चों, ये वाला पॉइंट पी पर द्वितीयक उच्चिष्ट बनाने के लिए पथांतर बीके का जो मान है बच्चों वो कितना होना चाहिए, लेमडा बाई 2 का विषम गुणक, विषम गुणक है ना। तो विषम गुणक के लिए अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो इस तरीके से आपको देखें तो बी के बराबर आपको 2m प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2। चूंकि जैसे बच्चों यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे बी के बराबर 3, यहाँ पे अगर रखा आपने 2 एकम 2 और प्लस 1 3, तो 3/2 लेमडा मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख पाए होंगे बच्चों 3/2 लेमडा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यदि हम यहाँ पे कोई एक एंगल मान के चलते हैं कि जैसे हमने वहाँ साइन थीटा माना था, यहाँ पे थीटा डैश मान लिया अगर इसको, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए साइन थीटा डैश बराबर प्लस माइनस आपको बताएगा कि दोनों साइड बनेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड भी ये वाला बनता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थीटा को मिनिमम मान लिया जाता है, तो उस केस में थीटा डैश इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो ई होगा वो अपॉन में आपका चला जाएगा, यानी कि जो थीटा होगा बच्चों यहाँ पे जो ई आ रहा है वो कोणीय उच्चिष्ट के लिए आपको बता के चला कि कोणीय उच्चिष्ट कितना होगा। ठीक है, तो पर्दे इसे समीकरण नंबर अगर 2 मान लिया जाता है बच्चों आपका, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं समीकरण 2 में पर्दे पर गौण उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति को व्यक्त करने के लिए करता है कोणीय स्थिति, यानी कि थीटा को रिप्रेजेंट करता है कि कितने कोण पर वो बनेगा। इस प्रकार पहले के लिए आपको 1 रखना है, दूसरे के लिए आपको 2 रखना है, तीसरे के लिए आपको 3 रखना है। तो इस तरीके से जब रखेंगे तो पहले के लिए आपको यहाँ पे 3 लेमडा अपॉन 2e मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। बाकी अगर आगे चलते हैं बच्चों तो देखिए आगे चलते तो देखिए यहाँ पे कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट कौन सा, यानी कि ये वाला, ये जो कोणीय चौड़ाई होगी आपकी कितनी होगी, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थीटा है आपकी, तो ये कोणीय चौड़ाई कितनी आपके निकल कर आएगी बच्चों। तो देखिए एक रेखा झिरी की चौड़ाई कम कर दी जाती है तो मुख्य उच्चिष्ट का फैलाव बढ़ जाता है। ठीक है, केंद्रीय अथवा मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों और प्रथम निम्नस्थों की कोणीय दूरी को कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय भाग यानी थीटा बराबर आपका जैसे ये था थीटा बराबर लेमडा अपॉन ई, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, कोणीय चौड़ाई में आप यहाँ पे बच्चों 2 से गुना करेंगे। जैसे आपने लिखा ना कोणीय चौड़ाई 2 थीटा, तो 2 इंटू इसकी जगह लिखा जाएगा लेमडा अपॉन ई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, तो 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लेमडा अपॉन ई, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन ई आ जाएगा। यह झिरी से पर्दे की न्यूनतम दूरी डी है। यदि झिरी से पर्दे की न्यूनतम दूरी डी है तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखिक चौड़ाई, अब रेखिक चौड़ाई में बच्चे यहाँ पे डी से और गुना कर दी जाएगी, कैपिटल डी से गुना कर दी जाएगी। यदि फोकसल लेंस की फोकस दूरी एफ हो तो वो जो डी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, केवल एफ आ जाएगा, जो कि रेखा छिद्र के काफी समीप होता है। तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखिक चौड़ाई क्या होगा, वो डी को हम फोकस दूरी लेंस की, जो L2 लेंस आपका था उसकी फोकस दूरी एफ ही मान के चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ तक की बच्चों बात आपके ध्यान रहेगी, दूसरा आपको ये देख के चलना है यहाँ पे अगर विवर्तन का कई बार क्या आता है बच्चों कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि विवर्तन का प्रतिरूप का तीव्रता का ग्राफ बनाइए, तीव्रता का घटता बढ़ता ग्राफ। ठीक है, तो इस केस में बच्चों हम यहाँ पर एक ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, जैसे आपने मान लो ये लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर एक तीव्रता के लिए लाइन ये रिप्रेजेंट कर लेनी है। तो उसके दोनों साइड आपको सबसे पहले आपको ज्यादा चमकीले प्रकाश की वक्र बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आप कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे, ये वाला है ना, तो ये आपका कहलाएगा बच्चों मुख्य उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट। फिर धीरे धीरे करके ये कम होने लगेगा, है ना, फिर ये कम होने लगेगा और ये इस तरीके से कम होने लगेगा, और ये प्रकाश आपका इस तरीके से यहाँ पर भी यानी कि लेफ्ट साइड भी धीरे धीरे से कम होने लगेगा। तो उसको बोले तो मुख्य उच्चिष्ट। फिर कम चमकीला जो पहला जो आपको अंधेरा मिलेगा उसको बोलता है प्रथम निम्निष्ठ, है ना, और फिर दूसरा निम्निष्ठ।
दो निम्नलिखितों के बीच में जो कम चमकीला प्रकाश आपको मिला उसको बोला जाता है प्रथम गौण उच्चिष्ट। ठीक है, तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना होगा। बाकी तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। वक्र से स्पष्ट है कि मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर जो थीटा निकल कर आएगा आपका निकल कर आएगा वो लेमड़ा अपॉन स्मॉल ई हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य उच्चिष्ट की जो चौड़ाई निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 2 लेमड़ा अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ जाती है। तो हमारा यहाँ पे जो विवर्तन होता है बच्चों वो इस तरीके से पूरा हो जाता है। अब इस पे एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बोर्ड में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा या आपको किस तरीके से करना होगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बच्चों कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, तो आपको यहाँ पे दे दिया है बच्चों लेमड़ा दे दिया कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 गुना 10 की पावर माइनस के बच्चों 10 मीटर चला जाएगा। और इसको जब कन्वर्ट किया जाएगा तो 6 गुना 10 की पावर माइनस के 7 यानी कि पावर जो 3 है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको दे रखा है चौड़ाई, चौड़े रेखा छिद्र पर अभिलंब डाला जाता है। तो यानी कि आपको स्मॉल ही दे दिया 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। अब स्मॉल ए को जब चेंज करेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 तो मीटर बन जाएगा। तो स्मॉल ई बराबर आपका जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर निकल कर जाएगा। तो आपसे बोला है यहाँ पे बच्चों पर्दे पर प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति। ठीक है, तो क्या पूछ लिया आपसे, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति। अब जब कोणीय स्थिति बच्चों आपको निकालनी होगी तो आपसे क्या निकालने के लिए बोल दिया इसने, यानी कि साइन थीटा बराबर आपका जाएगा लेमड़ा अपॉन में ई आ जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला आपका था। अब लेमड़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6 गुना 10 की पावर माइनस के 7, नीचे आपको 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कि इस पॉइंट को हटा के ऊपर एक जीरो चली जाएगी और यहाँ से इसको काटा जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो 7 में से पावर चलेंगे माइनस के 6 बचेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बच्चों कह सकते हैं कि आपका आ गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन की टेबल में वैल्यू किसकी होती है 30 डिग्री की। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। साथ में इसने बोला है बच्चों केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की, यानी कि ये पहला पार्ट था इसका और दूसरा पार्ट यानी कि बी पार्ट जो होगा कौन सी चौड़ाई निकालनी है, कोणीय चौड़ाई। तो कितना निकल के आएगा 2 थीटा। अब 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बच्चों बस इतना ही रहेगा। ठीक है, और जब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम आपके साथ में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रकाश के ध्रुवण के बारे में व्याख्या करेंगे। ठीक है, या प्रकाश के ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए मिलते हैं, बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।